इफेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। कोटा कोई भी गवर्नमेंट तब लगाती है कि जब उसने अपनी इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना हो। ऐसे रेस्ट्रिक्ट करना हो कि अगर बाहर से इंडिया से फॉर एग्जांपल हम मंगवाते हैं ये सिल्क के जो कपड़े हैं वो इंडिया से आते हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्क जो है वो हमारी पाकिस्तान में लोकल इसकी प्रोडक्शन नहीं है। तो सिल्क या तो आता था चाइना से पहले, तो अब जो उसकी मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ हैं वो जिसमें ये साड़ियाँ और दूसरे इस तरह के जो कपड़े शपड़े हैं, शर्ट्स वगैरह भी बनती हैं, ये सब इंडिया से आता है बहुत सारी इसकी कमोडिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी कंट्री, जब हम इंपोर्ट करने लगते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो गवर्नमेंट खुद से इंटरवीन करती है और इम्पोज कर देती है एक सर्टेन क्वांटिटी कि हम इस कंट्री से फ़लाँ कंट्री से हम सिल्क की जो गारमेंट्स हैं वो हम 2021 में सिर्फ और सिर्फ हम $20 मिलियन की इंपोर्ट करेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। कम तो हो सकते हैं, ज़्यादा इससे नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक तरह की ये सीलिंग है। अभी एक्चुअली होता कैसे है, ये फिगर आप लोगों के सामने है। इनिशियल प्राइस 1 थी, ठीक है बिलाल आरिफ, समझ तो नहीं आ रही? यस सर, यस सर। बिलाल बॉर्डर पे हो या अंदर हो कहीं? सर बॉर्डर पे ही हूँ अभी भी। अल्लाह खैर करे। ये बॉर्डर पे, ये बिलाल आरिफ जो है ये बॉर्डर पे रहता है हमेशा। ये बॉर्डर फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी, ये इसी के मोहल्ले में बनी थी। ओके जी, प्राइस 1, PX1, वाई एक्सिस पे प्राइस 1 है, तो 1 पे सप्लाई 10 है इस एक्स कमोडिटी की, और जिसकी डिमांड है वो 70 है, ठीक है। प्राइस जब 1 थी तो इस कमोडिटी की डोमेस्टिक कंट्री में सप्लाई 10 है, सी पॉइंट जो है ये वाला, और इसकी जो डिमांड है वो 70 है, बी पॉइंट जो है। तो इस का मतलब है कि टोटल इंपोर्ट कितनी हुई, कितने यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं? 70 minus 10, 60. 60, शाबाश। तो ये रूज है ना, ये देखा, ये आखिरी क्लास है, ये बहुत सियानी है, इसको पता है आखिरी क्लास में ज़्यादा ज़्यादा बोलूँगी तो सर को याद रहेगा, तो फिर क्लास पार्टिसिपेशन के ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये 60 यूनिट्स हैं, 70 माइनस 10, 60 यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त इंपोर्ट हो रहे हैं एक्स कमोडिटी के। 10 यूनिट्स कम इसलिए हैं कि ये कंट्री जो है जिसके जो 10 यूनिट सप्लाई कर रहा है प्राइस, इस लो प्राइस पे, और 70 बी इसकी डिमांड है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंट्री है इसको एक्स कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है। उसकी दो रीजंस, दो तरह से इस फिगर में हमें पता चल रहा है। एक तो ये कि ये कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, 60x इंपोर्ट कर रहा है, तो एक लार्ज अमाउंट है जो ये इंपोर्ट कर रहा था, इसका मतलब है कि इसको इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, इसीलिए इसको लार्ज अमाउंट इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और दूसरा आप ये देखें कि इतनी कम प्राइस पे, 1 प्राइस पे वो सिर्फ और सिर्फ कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है, 10। तो इसका भी मतलब है कि ये कंट्री जो है ये इतनी कम प्राइस पे सिर्फ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, इसीलिए ये इतने कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, गवर्नमेंट कहती है कि ये हम 60x जो है ये इंपोर्ट इतने ज़्यादा यूनिट्स नहीं होने चाहिए, वी कांट बियर, गवर्नमेंट ये कहती है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट ये कहती है कि वी कांट बियर और अफोर्ड to import 60x from other country, so we want to shrink this amount, we want to limit this amount, 60x जो है वो, तो 60 की बजाय वो इसको और कम करके 30 कर देती है, 30x। गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको 30x हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, और ये गवर्नमेंट ने कोटा लगा रही है वो, ठीक है।
अब वो कोटा लगा रही है, वो जो यूनिट्स है उसको इम्पोज कर रही है कि वो 30x सिर्फ इंपोर्ट करेगी। तो 30x जब उसने कहा गवर्नमेंट ने कि हम इंपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो इंक्रीज होकर 2 हो गई, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 20 है, और जो डिमांड है वो 50 हो गई। ठीक है, तो 50 माइनस 20, 30x इंपोर्ट हो रहे हैं, और जो प्राइस है वो हो गई P2। समझ आई कि नहीं आई अनीता? अनीता लगता है कोई घर वाले, कोई बच्चे आए हुए हैं, उनको चुप करा रही है अभी। चलें, तो ये 30x गवर्नमेंट ने कहा कि हम इम्पोज करते हैं कोटा, कि बाहर से हम सिर्फ 30x ही हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया 30x, इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर 2 पे चली गई। ऑल टुगेदर जो प्राइस है वो डबल हो गई, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो प्राइस बढ़ी 1 से 2 हो गई। इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जो सप्लाई है वो C से J पे चली गई। J पे जाने का मतलब है कि जो प्राइस है, जो सप्लाई है वो 10 से 20 पे चली गई, और इसी तरह से जो इसकी डिमांड है वो H पे चली गई। H पे जाने का मतलब क्या है कि प्राइस 2 है, H पे जाने का मतलब है कि इस वक्त 50x डिमांड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस 2 है, प्राइस बढ़ गई, इस वजह से डिमांड कम हो गई। तो अल्टीमेटली अब डिमांड 50 है, डोमेस्टिक सप्लाई 20 है, तो इंपोर्ट कितनी होगी फिर? कोई बताएगा सियाना बंदा? सर 30। एक दफा सर। हाँ, तो वो महक 30 कैसे आए? सर वो जो गवर्नमेंट ने कोटा लगाए, हाँ, कोटा लगाया, तो किसको किस में से माइनस करेंगे तो 30 आ गए? 50 में से 20 को। हाँ जी, 50 जो डिमांड थी, 50 डिमांड है, 20 लोकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो डिमांड ज़्यादा है, डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो कम है। ठीक है, तो 50 माइनस 20 जो 30 यूनिट्स हैं, ये गवर्नमेंट ने कोटा लगाया था इनिशियली। ये 50 जो 50 20 का जो गैप है, ये कोटा लगाने की वजह से प्राइस बढ़ी, और फिर हमारे पास जो पॉइंट्स जो एमर्ज हुए वो थे J और H। कोटा जब गवर्नमेंट लगाती है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अर्शी बीबी एंड कंपनी जो है, इसको हम अर्शी बीबी सिर्फ एक को नहीं देती, गवर्नमेंट कोटा स्प्रेड करती है। गवर्नमेंट कहेगी अर्शी बीबी एंड कंपनी, अरकम राजपूत एंड कंपनी, अरूज एंड कंपनी, अनीता एंड कंपनी, और अब्दुल हनान मलिक एंड कंपनी, और सत्ती एंड कंपनी, और अब्बासी एंड कंपनी। ये जो 6-7 कंपनीज हैं, इनको गवर्नमेंट कोटा देती है, एक लाइसेंस देती है, एक सर्टिफिकेट देती है, एक परमिशन देती है, एनओसी देती है। परमिशन देती है, एनओसी देती है कि आप लोग फलां कंट्री से 30x मैक्सिमम इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको हम परमिशन देते हैं। जब भी कोई इंपोर्टर इंपोर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसे कहते हैं इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है फैजान शक्ति खान, तो ये जो 30x हैं, ये गवर्नमेंट ने कहा कि ये फलां फलां जितनी कंपनीज के मैंने आपको नाम बताए, इन कंपनीज को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, और सबको कहा कि आप सब लोग एक्यूमुलेटली यू आर अलाउड टू इंपोर्ट 30x फ्रॉम दैट कंट्री। तो ये फिर सारे कंट्री, ये जो सारी फर्म्स हैं जो इंपोर्ट करने की जिनको इजाज़त मिली, इन सब ने मिल मिला के दूसरे कंट्री से 30x इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब ये जो इनको लाइसेंस दिए गए, सती एंड कंपनी को, और राजपूत एंड कंपनी को, और मलिक एंड कंपनी को, इन सब को जब गवर्नमेंट लाइसेंस देती है तो उस लाइसेंस की कोई फीस भी होती है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। ठीक है, नॉमिनल फीस होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए आपने रकम परेशान नहीं होना, कुछ इंपोर्ट करना हो तो कर लेना। इंपोर्ट लाइसेंस इतना मुश्किल भी नहीं है लेना, किसी दूसरे गवर्नमेंट से लेना।
ठीक है, बस ये शर्त है कि कोई ख़तरनाक चीज़ अरकम इंपोर्ट ना करे। मतलब ये ना कहे कि मैंने जी के वो अपना वो ऐसे जूम वो लेने हैं, वो कैमरा जो हवा में उड़ता है उसे क्या कहते हैं? ड्रोन। ड्रोन सर। ड्रोन सर। तो वाजिब है। तो जनरल नॉलेज कितना अच्छा आप लोगों का। मेरी दुआ है कि आपको Thank you, sir. इकोनॉमिक्स भी ऐसे ही फरफर आए। तो जी ये ड्रोन कैमरा है, हाँ, अरकम कहता है कि हमने ड्रोन कैमराज इंपोर्ट करने हैं, मैंने ये करने हैं अपन इसराइल से। तो फिर तो आपको पता ही है कि ये तो ना करने वाली बातें हुई। मगर रकम कहता है कि मैंने ये जापान से या चाइना से इंपोर्ट करने हैं, और वो ऐसा ड्रोन है कि जो सरहद पार भी जा सकता है। तो उसके लिए भी फिर अरकम को परमिशन शायद ना मिले। फिर अरकम कहता है नहीं जी मैं सिर्फ ऐसा ड्रोन लेता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ 20 फीट की हाइट पे जाता है और बस उससे ऊपर नहीं जा सकता, इसकी कैपेसिटी इतनी है। सो देन ही विल गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई क्वेश्चन किसी का कोटा के हवाले से है तो पूछे, ये फिगर आप लोगों के सामने है। हिना, अरूज, अरकम सब समझ आ गई सबको? यस सर। जी सर। शक्ति साहब आपको भी समझ आ गई? शक्ति साहब की परेशान है लगता है, कि बिजी है। यस सर आ गया। चलें अभी ये थोड़ी देर ये मैं टॉपिक ख़त्म कर लूँ, फिर ये फैजान जो है ये वाली फिगर आप सब लोगों को दोबारा से समझाएंगे, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से समझ आई है। तो वो फिर अगर इन्होंने अच्छा समझाया तो नहीं फिर सर इतनी पीछे नहीं आई। फिर इनको अच्छे क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अदर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिनमें से जो पहला है वो है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट ये होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिक्वेस्ट ये करता है कि तुम मुझे एक्सपोर्ट ना करो। तुम नहीं कहता, आप कहता है, ठीक है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ना, तो आप कह के बुलाना पड़ता है उनको। स्टार्ट ये कह लें कि या जो हिस्ट्री में जो बहुत पॉपुलर केस है वो है 1950 का, जिसमें यूएसए, यूरोपियन यूनियन ने ने कहा था जापान और कोरिया को कि आप हमें टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट ना करें। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रिक्वेस्ट की थी जापान और कोरिया को कि आप हमें टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट ना करें। तो ये जो ना करें कहा उन्होंने, और उन्होंने भी मान लिया। तो जो बात उन्होंने मान ली उसको हम ट्रेड में कहते हैं वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। वॉलेंट्री मीन क्या होता है? सर अपनी मर्जी से। रजा कराना। ज्यादा ना। वजी साहब ने देखे ना समुंदर को कुएं में बंद कर दिया रजाकाराना तौर पे, ठीक है। वॉलंटियर्स नहीं होते, जैसे ये रूज जो है वो हर क्लास में रजाकाराना तौर पे कुछ ना कुछ बताती है ताकि बाकियों की गमबख्ती ना आ जाए। वॉलंटरी कहते हैं रजाकाराना तौर पे। एक्सपोर्ट मतलब बरामदाद, और रेस्ट्रेंट मतलब लिमिट करना, हद में रहना। तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रिक्वेस्ट की थी, ये रिक्वेस्ट होती है, दे रिक्वेस्टेड टू जापान एंड कोरिया नॉट टू एक्सपोर्ट अस टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल एंड सम अदर प्रोडक्ट्स। तो जापान और कोरिया ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर जापान और कोरिया की ये वाली जो इंडस्ट्रीज थी इनको लॉस हुआ। ऐसे ही है ना, अगर वो यूएसए और यूरोपियन जैसी बड़ी मार्केट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जापान और कोरिया की वो ये जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इनको लॉस होगा। अब ये लॉस कैसे रिकवर होगा? उसके लिए फिर जापान क्या करेगा, इन एनी अदर ट्रांजैक्शन जापान एंड कोरिया विल आस्क यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन दैट यू नाउ कंपनसेट आवर दीज इंडस्ट्रीज। तो एक तो इसका ये वे आउट हो सकता है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन किसी तरह से मॉनेटरी टर्म्स में उनको स्मार्ट लोन दे दे, या वो
ऐसे कंट्रीज जैसे यूएसए का जो सबसे क्लोज एलाई है वर्ल्ड में, वो कौन सा कंट्री है? बताएगा कोई? इजराइल। ठीक है, बिल्कुल सही। और अरूज को भी बताने दें, हिना को भी बताने दें। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें, वो आवाज कट रही थी, नहीं समझ आई। अरकम आप कुछ बताएंगे? तो यूएसए के जो क्लोज एलाइज हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं यूएसए के, उनमें इसराइल आपने कहा ठीक है, इंडिया है, जापान भी है, कनाडा है। तो यूएसए वाले कोरिया क्या भी है। करेंगे? ये यूएसए वाले कहेंगे अपने इन फ्रेंड्स कंट्रीज को, एलाइज को, कि आप लोग जापान कोरिया से ये कमोडिटीज इंपोर्ट कर लें। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन भी अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं दुनिया में, उनको कहेंगे कि इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से जापान और कोरिया की ये वाली जो इंडस्ट्री है वो कंपनसेट हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक कंट्री की इंडस्ट्रीज को लॉस हो और वो कंपनसेट उसको ना किया जाए। तो इस तरह से ये एक रेसिप्रोसिटी होती है, रेसिप्रोकल बेसिस पे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने रिक्वेस्ट की और जापान और कोरिया ने कहा ठीक है जी हमारी इंडस्ट्री को लॉस होता है तो हो, तो बस आप यूएसए को खुश होना चाहिए हमसे, ऐसा नहीं है। बल्कि जापान कोरिया विल आस्क इन एनी अदर ट्रांजैक्शन टू कंपनसेट दीज इंडस्ट्रीज। तो वो या तो यूएसए यूरोपियन यूनियन वाले उनको कोई स्मार्ट लोन्स देंगे, फ्लेक्सिबल लोन्स देंगे, कि जो कि जापान कोरिया अपनी इंडस्ट्रीज को देगा, उनको कोई इंसेंटिव्स देगा। लेकिन सर ये कहेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करना इन्होंने। वाह जी वाह, देखें कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है रोज ने। ये कहेंगे क्यों? कहेंगे इसलिए कि अगर यूएसए और यूरोपियन यूनियन अपनी ये वाली जो 4 इंडस्ट्रीज है उनको ग्रूम करना चाह रहा है, इनको ग्रो करना चाह रहा है, तो ये फिर जापान कोरिया को कहेगा कि आप हमें ये एक्सपोर्ट ना करें, हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो होने दें। अगर आप हमें एक्सपोर्ट करेंगे हमारे कंट्री से, जापान कोरिया से टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आती रहेंगी, तो हमारी अपनी ये इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करेंगी। तो आप काइंडली 1 साल तक, 2 साल तक हमें ना करें एक्सपोर्ट। जब हमारी ये इंडस्ट्रीज ग्रो कर जाएंगी, एक कम्पिटिटिव लेवल पे आ जाएंगी, तो फिर हम अपनी ये मार्केट दोबारा से हम ओपन कर देंगे, तो फिर आप कर दीजिएगा। तो उतनी देर में सर फिर ये ये थोड़ा सा अनएथिकल नहीं हो जाता कंट्रीज के लिए, मतलब दूसरी कंट्री को कह देना कि ना पे। अनएथिकल तो होता है, मगर यह है कि एवरी कंट्री इज लॉयल टू हर सेल्फ। ठीक है, हर कंट्री सबसे लॉयल होता है अपने आप से। इसलिए यूएस से जो है ठीक वो ठीक। लॉयल है अपने आप से, तो इसलिए वो चाहता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो करें। उसके लिए उसने रिक्वेस्ट कर दिया जापान कोरिया को। मगर जो जापान कोरिया जो है वो भी कोई इतना काका वो भी नहीं है, सियाने तो वो भी बहुत हैं। वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम एक्सपोर्ट आपको नहीं करते, मगर आप हमें कंपनसेट करें। कैसे? या तो हम हमें कुछ फ्लेक्सिबल लोन्स दें कि हम अपनी टेक्सटाइल स्टील इंडस्ट्री को दें, या आप अपना जो वो करीबी कनाडा है दोस्त है आपका, उसको कहें कि हमसे इंपोर्ट करे। अब वो इंडिया से इंपोर्ट ना करे, हमसे इंपोर्ट करे। तो यूएस से फिर कहेगा कनाडा को, और कनाडा तो क्योंकि पता ही है बात मानता है यूएसए की, तो वो फिर स्टील इंपोर्ट जो कनाडा इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो वो जापान कोरिया विल स्टे एज इट इज़। तो जापान कोरिया को डबल बेनिफिट क्या मिला कि उसने यूएसए यूरोपियन यूनियन को भी ऑब्लाइज कर दिया, और दूसरी तरफ उसकी जो एक्सपोर्ट है वो भी उतनी की उतनी ही रही। पहले जितना वो यूएसए को भी एक्सपोर्ट कर रहा था वो उतना कनाडा को एक्सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ से यूएसए और यूरोपियन यूनियन को ये बेनिफिट होगा कि वो उनकी ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ये ग्रो कर जाएंगी। समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन? जी फिजान क्लियर है, समझ आ गई सारी? फिजान का माइक खराब हो गया लगता है। सर इनकेस अगर कंज्यूमर की डिमांड ही आई और उसको एकदम से कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्री है वो मीट ना कर पा रही हो, तो फिर इसको कैसे जरा वो किया जाता है?
फिर वो ये है कि ग्रेजुअली वेव आउट करेंगे इसको। एक तो ये ना कि फॉरेन इम्पोज कर दिया कि जी आप बस हमें इम्पोर्ट ही ना करें, कल से आपने हमें कुछ नहीं भेजना। दूसरा ये वे आउट है कि ग्रेजुअली वेव आउट होता है कि जैसे जैसे हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे ग्रेजुअली आपने एक्सपोर्ट करना कम करते रहना, ताकि जो यूएसए की अपनी जो कंज्यूमर डिमांड है, जो मार्केट डिमांड है, वो हैम्पर ना हो। तो ग्रेजुअली फिर इसको वेव आउट करते हैं। सर ये जो प्रोडक्ट्स को टैरिफ फ्री कर देते हैं, लाइक पाकिस्तान का भी पीएम के विजिट में आ रहा था कि 30 प्रोडक्ट्स कोई ऐसी हैं जिनको टैरिफ फ्री कर दिया है, ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है या किसी एक कंट्री की रिक्वेस्ट पे भी हो जाता है? किसी की डिमांड आई है या अगर किसी की प्रोडक्शन आई है तो वो उसको टैरिफ फ्री करते हैं? नहीं, ये देखा जाता है अपने कंट्री, हमेशा हर कंट्री वो फेवर करता है अपने ही प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को। तो अगर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है तो वो भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देख के किया जा रहा है या अपने कंज्यूमर्स को देखा जाता है। या फिर ये भी होता है कि कुछ कंट्रीज़ के साथ हम स्ट्रेटेजिक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले टर्की के साथ हम बहुत ज़्यादा हम कमोडिटीज़ इंपोर्ट नहीं करते थे। अब ये है कि कुछ अरसे से जब मैं कोई ये ग्रॉसरी बाइंग के लिए जाता हूँ तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अब हमारे पाकिस्तान में ये जो कैश एंड कैरीज हैं उसमें मेड इन टर्की बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वी वांट टू एस्टैब्लिश रीजनलिज्म, वी वांट टू प्रमोट रीजनलिज्म। हमें पता है कि अब हम जो है दुनिया में जो हमारी स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से बदलना शुरू हो गए हैं। सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद टर्की। अब आप देखें ना, पहले कभी आपने नहीं सुना था कि जी लोग उम्रा करने जाते हैं तो पहले तो डायरेक्ट ही जाते थे। अब कैसे है, अब वो कहते हैं कि नहीं जी टर्की आप जाएं, 7 दिन का वहाँ पे आपको स्टे मिलेगा, वहाँ पे आप जो होली प्लेसेस हैं उनका विजिट करें, जो कुछ ज़ियारात है वहाँ पे वो वहाँ पे आप जाएं, और जो पुरानी कोई होली हेरिटेज है हमारी जिसमें वो मुख्तलिफ, आपको पता ही है कुछ हैं ऐसी चीज़ें जो टर्की ने वहाँ से लिए हैं सऊदी अरब से, और वो उनको ऑफ़र करता है फॉर द विजिटर्स, जो हमारे लोग जाते हैं वो देखते हैं। तो वो एक टूरिज़्म उन्होंने प्रमोट किया। तो यहाँ से लोग पहले जाते हैं टर्की, 7 दिन वहाँ पे रहते हैं। टर्की इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मतलब वर्थ विजिटिंग है। तो पहले टर्की जाते हैं, वहाँ से फिर जाते हैं मदीना शरीफ जाते हैं, फिर वहाँ से उम्रा करने के लिए जाते हैं, फिर वापसी भी इसी तरह से कि टर्की आते हैं, 2 दिन वहाँ रहते हैं, फिर पाकिस्तान आते हैं। तो ये क्या, दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस व्हिच वी आर एस्टैब्लिशिंग विद टर्की ग्रेजुअली। इसी तरह से रशिया के साथ आपको पता है कि पहले हमारे अफगान वॉर और ये सब कुछ था, मगर नाउ ग्रेजुअली वी आर प्रमोटिंग रिलेशनशिप्स विद रशिया। तो अब रशिया को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, और रशिया से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो भी रशिया से बहुत बेहतर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज चाइना wants Pakistan to establish good relationships with all those countries who are on Silk Route. वो कंट्रीज जिनको गवादर और जो हमारे जो रूट्स फिर चाइना में एंटर होंगे और फिर वो सिल्क रूट के थ्रू यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करेंगे, वो वाले सारे कंट्रीज जो सिल्क रूट के दाएं बाएं एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स होने चाहिए स्ट्रेटजिकली। तो वो फिर हम चाइना के कहने पे ये जो एक रीजनल सिनेरियो है पाकिस्तान का, वो अब चेंज होता जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रेगुलेशंस। टेक्निकल रेगुलेशंस ये होती हैं कि आप जब कोई कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं तो उसकी दोज कमोडिटीज शुड बी टेक्निकली साउंड एंड ड्यूरेबल एंड सेफ फॉर द यूजेज ऑफ द कंज्यूमर्स। कोई भी ऐसी टेक्निकल कमोडिटीज, लैपटॉप्स, एयर कंडीशन, एलईडीज, मशीनरीज, किसी भी किस्म की उनको मशीनरी हो सकती है, निटिंग मशीन्स हो सकती हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, ऐसी जितनी भी टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, दोज प्रोडक्ट्स शुड बी सेफ टू यूज बाय द कंज्यूमर्स।
एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस ये होती हैं कि हम कोई भी इंपोर्टिंग कंट्री ये इम्पोज कर सकता है कि जो एक्सपोर्टिंग फर्म है वो ISO सर्टिफाई हो। ISO सर्टिफाई का पता है आप लोगों को क्या होता है? मॉर्निंग वाले जो हैं MSc मॉर्निंग, यस सर। वो जी तू वो से आना है, बाकियों को पूछने लगा। वही लगता है मुझे कोई बिजनेस वगैरह भी करता है इसलिए इसको काफ़ी चीज़ें पता है। वो किधर गई फातिमा, पता है ISO क्या होता है? यस सर, बिजनेस में सर ये इंटरनेशनल वो स्टैंडर्ड्स पे वो जो चीज लाया करती है उसको ही कहते हैं। बिल्कुल। क्या वजी आप क्या कह रहे हैं? यस सर, बिजनेस मेरा इंपोर्ट से रिलेटेड रहा है सर। अच्छा, और कौन है? उमैर, आपको पता है? उमैर तो इधर था। और मॉर्निंग का और कौन है? तहरीम, तहरीम पता है ISO क्या होता है? सर अपना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है उसका सर्टिफाइड, जी। अगर आपके पास वो। हाँ बिल्कुल वही है उमैर। आपकी जी जी। तहरीम आप बताएं बेटा। तहरीम नहीं समझ आई कुछ? माइक ऑन करके ऑफ कर दिया ताकि बस सर समझें कि मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, कुछ बोली है कुछ नहीं। तहरीम खान किधर गई? जी सर। पता है ISO क्या होता है? ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। तहरीम पता नहीं पता? नहीं पता। अच्छा चलो बात ही खत्म हो गई। ISO इंटरनेशनल सील ऑफ अप्रूवल होता है ना सर? जी, ISO है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये जो राजपूत एंड कंपनी है ना जो पंखे बनाती है GFC फैन, तो GFC फैन वाले क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेशन लेंगे। ISO जो कंपनी है जो UK बेस्ड है, उनसे स्टैंडर्ड सारे कौन बनाता है? ISO इंग्लैंड वाले। फॉलो उन स्टैंडर्ड्स को कौन करेगा? राजपूत एंड कंपनी पाकिस्तान। क्यों करेगा? क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी ISO UK की तरफ से, एक लेटर होगा जो कि ये कंपनीज अपनी वेबसाइट पे फिर वो लेटर रखती हैं। उस लेटर के ऊपर लिखा होगा राजपूत एंड कंपनी पाकिस्तान, और इनको सर्टिफाई किया जाता है कि ये 2021 में ये ISO सर्टिफाई हैं। फिर उसकी कैटेगरीज हैं ISO 9001, 14001, 900, ये डिफरेंट उन्होंने कैटेगरीज रखी हैं। ISO सर्टिफाई करता है कि फॉर एग्जांपल, सर ये सेमी गवर्नमेंट होता है या अंडर गवर्नमेंट होता है? नहीं ये प्राइवेट है। जैसे ये है ना आपका IELTS एग्ज़ाम लेता है और आपको सर्टिफाई देता है कि आपका जो इंग्लिश का बैंड है वो 7 है, तो इसी तरह से ISO जो है वो सर्टिफाई करता है। ISO 9001 या कोई और 14001, ये क्या है? ये कहते हैं कि जी आप सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपके यहाँ राजपूत एंड कंपनी पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनकी वो ISO सर्टिफाइड है। ये जितने इनके एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं वो सारे ISO सर्टिफाइड हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने इनको ISO 9001 दे दिया। फिर एक कंपनी है जो कि ये बनाती है, डॉन ब्रेड है, लेट्स से डॉन ब्रेड वालों ने ISO से लिया ISO 14001। वो क्या सर्टिफाई करता है? वो ये सर्टिफाई करता है कि डॉन ब्रेड वाले एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स सारे के सारे फॉलो